Hi, you are welcome to my YouTube channel Oxford Gallery Kahalgaon. Myself Riyan Kumar Arya. I'm present with a new video. In this video, we will talk about verb. I already uploaded few videos on the topic of verbs. The first video was kinds of verb. There are two kinds of verb: lexical verb and auxiliary verb. Then I uploaded a video there. According to the use of verbs, these are divided into two parts. One is main verb and then is helping verb. Now in this video I will talk about object of the verb. Then we will talk about transitive and intransitive verb. So first of all we have to understand what is the object of the verb. Then we can understand about transitive and intransitive verb. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, लेट्स स्टार्ट दिस क्लास. तो मैं जो बता रहा था अभी तक, मैंने यही कहा कि अभी तक मैंने कुछ वीडियोस जो अपलोड किए हैं वर्ब टॉपिक वर्ब पर, उसमें पहला जो वीडियो था वो था वर्ब दो प्रकार के होते हैं. एक को हम लेक्सिकल वर्ब कहते हैं और दूसरे को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं. फिर मैंने जो दूसरा वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि वर्ब वाक्य में प्रयोग के आधार पर वर्ब दो भागों में बटे हुए हैं. एक को हम लोग मेन वर्ब और दूसरे को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. आज का वीडियो का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. तो वह जो वर्ब है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, उसके सब्जेक्ट भी होते हैं. तो आज हम जानेंगे कि वर्ब के ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे हम जानेंगे कि कोई वर्ब का ऑब्जेक्ट है और इसका क्या महत्व है. तो अगर हम वर्ब का ऑब्जेक्ट समझ में आ जाता है हमें, तो हम जो है बाद में समझ सकते हैं कि कोई मेन वर्ब कब ट्रांजिटिव होता है और कब इंट्रांजिटिव होता है. तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को समझने के लिए ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को समझना अति आवश्यक होता है. तो चलिए मैं आपको ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के बारे में बताता हूं. तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे का रिवीजन दे देता हूं. वर्ब दो भागों में बटे हुए हैं. एक को हम लोग लेक्सिकल वर्ब कहते हैं. तो लेक्सिकल वर्ब जैसे गो, कम, प्ले, डांस, ईट, ये सभी लेक्सिकल वर्ब हैं. लेक्सिकल वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, अर्थात 5 रूप होते हैं, जिसे V1, V2, V3, V4 और V5 के नाम से जानते हैं. V1 जो है इसका बेस फॉर्म होता है जो प्रेजेंट टेंस में होता है और प्लूरल होता है. V2 जो है पास्ट टेंस में होता है. V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है. V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है और V5 भी प्रेजेंट टेंस फॉर्म होता है, बट ये सिंगुलर होता है. इसे एस या ईएस फॉर्म भी कहा जाता है. लेक्सिकल वर्ब जो होता है, इसके बाद हम लोगों ने लेक्सिकल वर्ब के बाद ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ा था. तो ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या लिमिटेड है, सीमित है. मैंने 27 से 28 ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आपसे बात की थी, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीन, बीइंग, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू, नीड और डेयर. ये कुछ वर्ब्स हैं जो कि ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. अब इसी को हम लोग अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ वर्ब्स, दिस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वर्ब को प्रयोग के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है. तो जो वर्ब जब कोई वाक्य में अकेले या किसी सहायक क्रिया के साथ आता है तो उसे हम मेन वर्ब कहते हैं. और जो वर्ब वाक्य में मूड, वॉइस या फिर टेंस के निर्माण में मेन वर्ब की सहायता करता है उसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. तो मेन वर्ब जब किसी वाक्य में एक ही वर्ब आया हो तो वही मेन वर्ब होता है, चाहे वह लेक्सिकल हो या ऑक्सिलरी हो. लेकिन जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक वर्ब का प्रयोग हुआ हो तो सबसे अंत में आने वाला वर्ब मेन वर्ब कहलाता है. बाकी जितने वर्ब होते हैं सभी हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं. तो चलिए आज हम लोग का टॉपिक जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. किसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब? तो मैंने ऑलरेडी जो इसका डिफिनेशन है बोर्ड पर पेन डाउन करके रखा है, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं. सब्जेक्ट के अलावे वर्ब का फल जिस शब्द या शब्द समूह पर पड़ता है उसे हम वर्ब ऑफ द ऑब्जेक्ट कहते हैं. कार्य करने का असर, जैसे सपोज डेट कि कार्य करने का असर जिस पर, जैसे आई टीच यू, तो मेरे द्वारा एक एक्शन हो रहा है, कार्य व्यापार हो रहा है. आई के द्वारा एक एक्शन हो रहा है, उस एक्शन का नाम है टीच अर्थात पढ़ाना. और यह एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? आपके ऊपर. तो वही कह रहा है कि जब सब्जेक्ट यानी कि मैं सब्जेक्ट हूँ, आई अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, टीच वर्ब है और आई टीच यू मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यानी कि आप लोग जो हुए वह क्या हुए? ऑब्जेक्ट हुए. क्योंकि जो वर्ब
कार्य हो रहा है अर्थात जो काम हो रहा है उस काम का जो है असर किसके ऊपर हो रहा है, तो आपके ऊपर हो रहा है। पढ़ाने का काम किसके ऊपर हो रहा है, तो आपके ऊपर है। तो वही कहना है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के अलावे भर्व अर्थात क्रिया का फल जिस शब्द या शब्द समूह पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट ऑफ द भर्व कहते हैं, उसे भर्व ऑफ द ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्राय भर्व के तुरंत बाद आता है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने डिप्रेशन बताया और दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट कब आता है, तो ये जस्ट भर्व के बाद आता है। तीसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन, नाउन फ्रेज या फिर नाउन क्लॉज के रूप में होता है। जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वह कोई नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा या नाउन क्लॉज होगा या फिर प्रोनाउन क्लॉज होगा, ये होते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख के रखा है। जैसे पहला, राम इट्स राइस, राम चावल खाता है। तो राम के द्वारा एक एक्शन हो रहा है, उस एक्शन का नाम है खाना। इट्स मतलब खाना, और वह किसके ऊपर एक्शन हो रहा है, तो राइस के ऊपर, अर्थात सब्जेक्ट के अलावे ये भर्व है और भर्व में सब्जेक्ट के अलावे जिस शब्द पर कार्य करने का असर जिस शब्द या शब्द समूह पर पड़ रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस वाक्य का ऑब्जेक्ट राइस है। अगला सब्जेक्ट है, आई लाइक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मैं इन खूबसूरत फूलों को पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर जो है लाइक जो है वो भर्व है और ये सब्जेक्ट है आई, और ये लाइक किसे लाइक किया जा रहा है, तो दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो है वो ऑब्जेक्ट हुआ। इसी प्रकार अगले सेंटेंस को लेते हैं, माई फादर लव्ड मी वेरी मच, मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो फादर जो है सब्जेक्ट हुआ है, माई फादर, लव्ड भर्व है और ये भर्व यानी कि ये प्यार किसे किया जा रहा है, तो मुझे किया जा रहा है, तो ये मुझे शब्द यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये आपने देखा कि 3 एग्जाम्पल्स में, एक और एग्जाम्पल्स लेके रखा हूं, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, वह मैदान में खेल रहा है। तो इस वाक्य में जो है ही इज प्लेइंग, खेल रहा है, ठीक है, खेल रहा है, तो क्या कहाँ खेल रहा है, किसे खेल रहा है, पता नहीं चल पा रहा है। तो इस वाक्य में प्लेइंग जो भर्व है इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे द फील्ड ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये प्रीपोजिशन इन का ऑब्जेक्ट है। ये भर्व हमारा प्लेइंग है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो नियम जो कहता है ऑब्जेक्ट प्राय भर्व के तुरंत बाद आता है। तो इस वाक्य में देखेंगे भर्व जो हमारा प्लेइंग है उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया, उसके बाद प्रीपोजिशन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। दैट मीन्स हमारा इस वाक्य में भर्व प्लेइंग का ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन इस वाक्य में देखते हैं कि भर्व के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आया है, इस वाक्य में देखते हैं भर्व के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आया है, इस वाक्य में देखते हैं भर्व के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आया है। तो ये प्रमुख चीजें हैं जिसे आप समझ सकते हैं। तो इस वाक्य में राइस इट्स का ऑब्जेक्ट है, दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक का ऑब्जेक्ट है, मी लव्ड का ऑब्जेक्ट है। तो ये जो शब्द हैं या शब्द समूह हैं इस भर्व के ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद आए। अब ये बनता है बात कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाए कि ये भर्व का ऑब्जेक्ट है। तो हमने लिखा है, पॉइंट बना के रखा है, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट ऑफ द भर्व, भर्व के ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाए। इसके लिए एक नोट है जिसे आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। वर्ब्स के बाद वर्ब्स के साथ व्हाट या हुम लगाकर प्रश्न पूछते हैं और उत्तर के रूप में जो शब्द या शब्द समूह आता है उसे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। मैं रिपीट करना चाहूंगा, वर्ब्स के साथ व्हाट मतलब क्या, हुम मतलब किसे लगाकर प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न पूछने के बाद जो शब्द या शब्द समूह उत्तर के स्थान पे आता है वह ऑब्जेक्ट होता है, किसका, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख के रखा है, ही लव्स मी, वह मुझे प्यार करता है। तो इस वाक्य में हुम लव्स, व्हाट लगाने से उत्तर नहीं आएगा। व्हाट लव, क्या प्यार करता है, नहीं, तो चलिए इससे उत्तर नहीं आया। हुम लगा के देखते हैं, हुम लव्स किसे प्यार करता है, तो उत्तर आएगा मी। तो मी हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। रूल्स के अनुसार ये वर्ब के तुरंत बाद आया है, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आया है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। दूसरा देखते हैं, माई टीचर टाउट अस ग्रामर, माई टीचर टाउट अस ग्रामर। तो हम देखते हैं यहाँ पर हुम लगाकर, हुम टाउट किसे पढ़ाता है, उत्तर आएगा अस। व्हाट भी लगा के देखते हैं, व्हाट टाउट क्या पढ़ाता है, तो ग्रामर। इसका मतलब इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं। जैसा कि मैंने लिखा है, एक ही वर्ब के वाक्य में 2 भिन्न ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक ही वाक्य में 2 भिन्न ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही है। जैसे आप देख रहे हैं कि एक जो है टाउट है, अस है, वर्ब टाउट का जो है ऑब्जेक्ट अस है और दूसरा ग्रामर है। इसका मतलब यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है, तो दो प्रश्न बन रहे हैं। एक हुम से बन रहा है,
whom taught किसे पढ़ाता है, किसे पढ़ाया, तो अस हम लोगों को। what taught क्या पढ़ाया, तो उत्तर आएगा ग्रामर, ग्रामर पढ़ाया। इस वाक्य का हिंदी, माई फादर टाउट अस ग्रामर, मेरे पिताजी ने मुझे व्याकरण पढ़ाया, मेरे पिताजी ने मुझे व्याकरण पढ़ाया। क्या पढ़ाया, तो व्याकरण। किसे पढ़ाया, तो मुझे। तो जो शब्द या शब्द समूह उत्तर के स्थान पे आता है उसे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। ये आइडेंटिफाई करने का तरीका हुआ, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक ही वर्ब के वाक्य में दो भिन्न ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इट मे बी हो सकते हैं, अगर वाक्य वैसा है जिसमें दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाना है तो दोनों ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखाया, एक और एग्जांपल्स मैंने लिख के रखा है। माई मदर टोल्ड मी अ स्टोरी, मेरी माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई। माई मदर टोल्ड मी अ स्टोरी, मेरी माँ ने एक कहानी मुझे सुनाई। तो देखते हैं, व्हाट टोल्ड क्या सुनाई, अ स्टोरी, आंसर आएगा अ स्टोरी, क्या सुनाई, एक कहानी सुनाई। अगला सेंटेंस देखते हैं, whom टोल्ड किसे सुनाया, whom टोल्ड तो मी, दैट मीन्स इस वाक्य में भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो वंस अगेन आई वांट टू रिपीट माय क्लास, फिर से वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब्स टुडे। तो सब्जेक्ट के अलावे जिस शब्द या शब्द समूह पर वर्ब का असर होता है, कार्य या दूसरे शब्दों में कार्य करने का असर जिस शब्द या शब्द समूह पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। तो वर्ब जैसे एग्जांपल्स के रूप में वर्ब जस्ट ऑब्जेक्ट जो है जस्ट वर्ब के बाद आता है। ऑब्जेक्ट हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कब आता है, जस्ट वर्ब के बाद आता है। वर्ब होगा उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो यह कोई नाउन या प्रोनाउन, नाउन क्लॉज या नाउन फ्रेज के रूप में हो सकता है। जैसे आप देखेंगे, राइस नाउन है जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, यहाँ पर मी ये प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे है। तो इसी प्रकार से हो सकता है कि नाउन फ्रेज आ जाए या फिर नाउन क्लॉज भी आ जाए। तो कैसे पता लगाते हैं, जैसे इस वाक्य में वर्ब जो है प्लेइंग वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि नियम कहता है कि जो वर्ब है वो तुरंत बाद आता है। तो तुरंत बाद तो यहाँ पर टू आया हुआ है, सॉरी इन आया हुआ है जो कि प्रीपोजिशन है, इसके बाद इनफील्ड है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये हमारा प्लेइंग का ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लेइंग का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशन इन का ऑब्जेक्ट है। तो कैसे पता लगाते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द वर्ब्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके लिए क्या करते हैं, जो वर्ब होता है वाक्य में उस वर्ब के साथ हुम या व्हाट लगाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल्स में देखी, यहाँ वर्ब्स क्या है, लव्स, उसके साथ हुम लगाया, हुम लव्स, तो कुछ ना कुछ आंसर जरूर अगर आंसर नहीं बनता है इन दोनों को लगाने से, इसका मतलब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे इसको लेते हैं, ही इज प्लेइंग, ठीक है, यहां लगाते हैं व्हाट प्लेइंग, क्या खेल रहा है, तो आंसर पहले इसका हम हिंदी बताते हैं, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, वह मैदान में खेल रहा है। अब हम वह मैदान में खेल रहा है, तो व्हाट प्लेइंग क्या खेल रहा है, आंसर नहीं आ रहा। हुम प्लेइंग किसे खेल रहा है, तो भी आंसर नहीं आ रहा। दैट मीन्स यहाँ पर प्लेइंग का ऑब्जेक्ट नहीं है। We can understand very well about the object of the verb in this video. So I think you are satisfied with my video. Once again, you are welcome in this video, and the topic of this video is transitive and intransitive verb. Already I explained about the verbs of the object, but we will discuss now two types of verbs. Main verbs is divided into two parts. One is called transitive verb and another is called intransitive verb. तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। इसके पहले मैंने जो आपको बताया उसमें बताया था कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में बताया। तो चलिए अब मैं बता रहा हूँ। तो मेन वर्ब्स को दो नामों से जानते हैं, कहिए आप नाम, बस एक ही वर्ब को दो नामों से जानेंगे हम। मेन वर्ब को, जो मेन वर्ब होते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब के, तो इनको दो नामों से जाना जाता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो कब किसी वर्ब को हम ट्रांजिटिव कहते हैं और कब किसी वर्ब को हम इंट्रांजिटिव कहते हैं, इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आई लव यू, यहाँ पर वर्ब सॉरी राम इट्स राइस, इट्स वर्ब है और इट्स का ऑब्जेक्ट राइस है। आई लव यू, लव यहाँ पे वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट यू है। ही हैज हेल्प्ड माई ब्रदर, हेल्प्ड यहाँ पे वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट माई ब्रदर है। नो यहाँ पे वर्ब है और यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से रीड यहाँ पे वर्ब है और द बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है।
तो जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए हों उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो वर्ब ईट्स, लव, हेल्प, नो और रीड ये सभी ट्रांजिटिव वर्ब हैं क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आए। मैं फिर से इस बात को रिपीट करना चाहूंगा, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हूं, इट्स का ऑब्जेक्ट राइस है, लव का ऑब्जेक्ट यू है, हेल्प का ऑब्जेक्ट माय ब्रदर है, नो का ऑब्जेक्ट यू है, रीड का ऑब्जेक्ट द बुक है। तो इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। हम जानते हैं कि वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के तुरंत बाद आता है। तो इन वाक्यों में देखिए, इट्स के तुरंत बाद राइस है, लव के तुरंत बाद यू है, हेल्प के तुरंत बाद माय ब्रदर है, नो के तुरंत बाद यू है और रीड के तुरंत बाद द बुक आया है। तो इन वाक्यों में जो वर्ब्स प्रयुक्त हुए हैं उन वर्ब्स के ऑब्जेक्ट हैं। तो जो ऑब्जेक्ट अगर वर्ब्स के ऑब्जेक्ट होते हैं तो ये सभी वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब की श्रेणी में आते हैं, इसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो अब हम इंट्रांजिटिव में लेके आते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? द वर्ब्स यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट, द वर्ब used without an object in a sentence is called intransitive verb and intransitive verb। जब verb के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ हो तो उस verb को हम इंट्रांजिटिव कहते हैं। याद रखिए, एक ही verb दो नामों से जाना जाता है। जब verbs के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया हो तो ट्रांजिटिव और ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया हो तो इंट्रांजिटिव। इन वाक्यों को हम उदाहरण देखते हैं। आई ईट, मैं खाता हूँ, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट पता लगाने के तरीके में बता चुका हूँ। क्या खाता है? उत्तर नहीं आ रहा है। किसे खाता है? उत्तर नहीं आ रहा है क्योंकि इस वर्ब ईट का ऑब्जेक्ट नहीं है। अगला है ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। यहाँ पे भी देखेंगे कि गोज मतलब जाता है, तो हम देखते हैं कि गोज के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। एक और बिंदु फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि ऑब्जेक्ट जो होता है वह वर्ब के तुरंत बाद आता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, गोज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया बल्कि प्रीपोजिशन टू आया हुआ है। तो गोज, अब हम प्रश्न लगा के भी पूछ के देख लेते हैं, क्या जाता है, किसे जाता है? तो उत्तर कुछ नहीं आता। दैट मीन्स इस गोज जो वर्ब है, मेन वर्ब है, इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं है। आई गेट अप एट 5 o'clock, यहाँ पर गेट ऑब्जेक्ट है और गेट के बाद जो है ऑब्जेक्ट नहीं आया है। गेट यहाँ पे वर्ब है और इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया है। दैट मीन्स गेट के भी ऑब्जेक्ट नहीं है। मोहन रेन फास्ट, मोहन तेज दौड़ता है, मोहन तेज दौड़ा। तो मोहन यहाँ पे रेन जो है वह वर्ब है और इसके बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं आए हैं। फास्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं? क्या या किसे लगाकर। ठीक है, तो रेन फास्ट कैसे दौड़ा, सॉरी क्या दौड़ा, किसे दौड़ा, तो कुछ नहीं आता है उत्तर। दैट मीन्स इन वाक्यों में जो वर्ब ईट, गोज, गेट और रेन का प्रयोग किया गया, इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट मीन्स ये जो वर्ब्स हैं ये इंट्रांजिटिव वर्ब हैं क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आए। जबकि इस तरफ जो प्रयोग किए गए थे, इट्स, लव, हेल्प्ड, नो एंड रीड, ये सभी ट्रांजिटिव वर्ब हैं। तो यही ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में फर्क है। एक ही वर्ब के दो नाम हो सकते हैं, कभी वो ट्रांजिटिव यदि उसके बाद वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो ट्रांजिटिव, और यदि वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया हो तो इंट्रांजिटिव। जैसे एक बार फिर से एग्जांपल को समझते हैं। यहाँ पर है राम ईट्स राइस, राम चावल खाता है और यही ईट यहाँ पे भी है, आई ईट, बट इस ईट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ ईट के बाद राइस ऑब्जेक्ट है। तो यह वर्ब ट्रांजिटिव और यह वर्ब इंट्रांजिटिव, यही चीज देखना है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, फिर से समझिए, एक ही वर्ब वाक्य में कभी ट्रांजिटिव के रूप में और कभी इंट्रांजिटिव के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया हो तो वह ट्रांजिटिव और यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया हो तो इंट्रांजिटिव। अब कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बातों को मैं बताना चाहूंगा। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव ही रहते हैं क्योंकि इनके बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता। कुछ वर्ब्स के ऑब्जेक्ट कभी नहीं आते। कुछ वाक्यों में आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं, कुछ वर्ब्स का प्रयोग करेंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, जैसे गो, कम, सीट, स्लीप, डाई, etc। इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आते, अर्थात ये वर्ब सदा या हमेशा इंट्रांजिटिव रूप में ही रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव verb. I think you will like my videos. Thank you to everybody.